सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के बारे में, जिसे हम ब्लैक डे या फिर आज की तारीख में संविधान हत्या दिवस के तौर पर जानते हैं। आइए जानते हैं एग्जैक्टली क्या रीज़न था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे और क्यों इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में देखा जाता है, जबकि इंदिरा गांधी जी को भारत का सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा से लेकर सिक्किम जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रेटेजिक स्टेट को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाने तक इंदिरा गांधी के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो इंडिया आज तक सेलिब्रेट करते आ रहा है। फाउंडेशन ऑफ राव भी इंदिरा जी के अंडर ही हुआ था और बांग्लादेश लिबरेशन को कौन भूल सकता है, जब इंदिरा गांधी ने लिटरली पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 1975 इमरजेंसी के पीछे कोई एक रीज़न नहीं था, बल्कि कई सारी घटनाएं थी, कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिनका आउटकम 1975 की इमरजेंसी थी। यह सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स असल में 1969 में शुरू होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और 4th 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा, मतलब सरकार उन बैंकर्स की ओनरशिप ले लेगी। कई बिजनेसमैन जैसे कि जीआरडी टाटा इस नेशनलाइजेशन के डिसीजन को अपोज करते हैं। इंदिरा गांधी जी का तर्क था कि नेशनलाइजेशन किया जाएगा तो यह देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उस टाइम पर एक बैंक था सेंट्रल ऑफ इंडिया, उसके एक शेयर होल्डर थे आरसी कपूर नाम से। वह सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाए ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ से शुरू होती है इंदिरा गांधी वर्सेस कोर्ट्स की बैटल। अगले साल ही उनकी सरकार एक नया अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में और इस अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया। इसके कुछ सालों बाद एक और सिमिलर केस हुआ इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में प्रिवी पर्स को लेकर। प्रिवी पर्स एक पेमेंट हुआ करती थी जो रॉयल फैमिलीज को दी जाती थी, लेकिन इंदिरा को यह पेमेंट पसंद नहीं आई और इनकी सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया पीवी पर्स को ख़त्म करने के लिए, लेकिन यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसलिए सरकार ने एक नई टेक्निक अपनाई। इन्होंने एक घोषणा करी कि प्रिंसली स्टेट्स को आज से रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब देश में कोई रूलिंग फैमिली बचेगी ही नहीं, इसलिए प्रिवी पर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोक्लेमेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इंदिरा सरकार ने एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जिसमें क्लियर कह दिया कि प्रिवी पर्स को हटा दिया जाएगा। कोर्ट वर्सेस सरकार की बैटल को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही छोटे छोटे इवेंट्स थे जिन्होंने फाइनली इन्फ्लुएंस किया इमरजेंसी डिक्लेयर करने के डिसीजन को। 1971 में इंदिरा गांधी दोबारा से इलेक्शन जीत जाती हैं और इस बार बड़ी ही डोमिनेटिंग प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। इनके अंडर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है और कहा जाता है कि जो अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर इंदिरा गांधी यह देखकर सिलेक्ट कर रही थी कौन उनके ज़्यादा करीबी थे। 1971 वह साल भी था जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर एक बुरा असर देखने को मिला। एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस बड़ी तेज़ी से बढ़े। एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि उसके अंदर अब करप्शन देखने को मिल रहा था, जिसे इंदिरा गांधी जी के खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया था। स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन की और भी बुरी हालत थी। 1974 में गुजरात के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे चिमन भाई पटेल और उनका एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, जिसके चलते गुजरात में सड़कों पर आकर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, बसें जलाई, दुकानों को लूटा गया और पुलिस पर भी हमला किया गया। गुजरात की जनता की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि वहाँ की तत्कालीन सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाए और इंदिरा गांधी जी के पास उस सरकार को डिसॉल्व करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए यह सरकार डिसॉल्व कर दी जाती है। इससे पहले 1973 में एक भयानक ऑयल क्राइसिस भी देखने को मिला था, जिससे पूरे विश्व में क्रूड ऑयल के प्राइस 300% बढ़ गए थे और एक बार फिर आम जनता के पॉकेट पर असर पड़ता है।
इसी साल गुजरात की तरह बिहार में भी कांग्रेस सरकार के करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट की शुरुआत होती है। स्टूडेंट्स के द्वारा इसे लीड किया जाता है जेपी नारायण जी के द्वारा, और बिहार सरकार को भी डिसॉल्व करने की मांग की जाती है। इसके अलावा एक और लीडर जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं रेलवे वर्कर्स के लिए बेटर कंडीशंस और बेटर सैलरी डिमांड करने के लिए। 17 लाख से ज़्यादा कर्मचारी प्रोटेस्ट करते हैं और यह उस समय की दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन जाती है। पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। यह कुछ नारे थे जो उन प्रोटेस्ट में उठाए जा रहे थे। लेकिन इस बार इंदिरा नरम नहीं पड़ती और वह यह तक कह देती हैं कि यह मूवमेंट्स डेमोक्रेसी को ख़त्म करने जा रहे हैं और इन मूवमेंट्स के पीछे फॉरेन फंडिंग है। लेकिन यह प्रोटेस्ट थमते नहीं। प्रोटेस्ट के साथ साथ बढ़ती महंगाई और बार बार करप्शन के दाग लगना इंदिरा सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा था। मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उस केस में जो एक सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट राजनारायण के द्वारा किया जाता है, जो इलेक्शन में खड़े हुए थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 1971 के इलेक्शन में रायबरेली सीट से। राजनारायण एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी जी ने अपने इलेक्शन की सीट अनफेयर तरीकों से जीती है। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 14 क्राइम रिपोर्ट किए, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इंदिरा गांधी जी को सिर्फ 2 क्राइम्स में गिल्टी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा। पहला क्राइम था कि उन्होंने यूपी सरकार का इस्तेमाल करके एक बड़ा ऊंचा मंच लगवाया था अपने इलेक्शन के भाषण देने के लिए, और दूसरा क्राइम था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। इन 2 क्राइम की वजह से 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी की लोकसभा सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी जी को लोकसभा से हटा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गई और इसके खिलाफ अपील की। अपोजिशन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और वह सड़कों पर उतर गए, डिमांड करने लगे कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को अब रिजाइन कर देना चाहिए। मोरारजी देसाई ने कहा, अब एक मूवमेंट की शुरुआत हो रही है कांग्रेस के खिलाफ जो डू और डाई है। 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी की अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और जज ने कहा कि उनकी सारी प्रिविलेजेस छीनी जा सकती हैं। वह वोट नहीं दे सकती, इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती अगले 6 सालों के लिए, लेकिन अगली हियरिंग तक वह प्राइम मिनिस्टर जरूर बनी रह सकती। कोर्ट के कहने के बाद अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी और भी बढ़ गई और कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी सड़क पर उतर गए इंदिरा गांधी के फेवर में। जो रैलियां इंदिरा गांधी जी के खिलाफ निकालने जा रही थी, उनमें से एक रैली जेपी नारायण जी के द्वारा निकाली गई थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि वह बाहर निकलें प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने जनता से कहा कि वह पुलिस की सुनना बंद कर दें और उन्होंने पुलिस से और आर्म्ड फोर्सेस से कहा कि वह सरकार के ऑर्डर्स को सीधा सीधा रिफ्यूज कर दें। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 3 कारणों की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है। पहला कारण है अगर इंडिया किसी देश के साथ जंग पर जाए। दूसरा कारण है एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इंडिया पर हमला किया जाए किसी और देश के द्वारा। और तीसरा कारण है देश के अंदर कोई रेबिलियन हो रही हो तो इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है। भारत में पहले भी 2 बार इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा चुकी थी। एक बार 1962 के इंडिया चाइना वॉर में और एक बार 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में आर्टिकल 352 के पहले कारण को ध्यान में रखते हुए। अपोजिशन के प्रोटेस्ट को इंदिरा गांधी जी के द्वारा इंटरनल रेबिलियन का नाम दिया जाता है और आर्टिकल 352 का तीसरा कारण यूज कर 25 जून 1975 को अपने कुछ मिनिस्टर्स से कंसल्ट करने के बाद उनके एडवाइस पर एक रिटर्न नोट भेजती हैं उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को रिक्वेस्ट करते हुए कि वह देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, और वह कर देते हैं। 25 जून की रात को कुछ ही घंटों के अंदर ढेरों अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, LK अडवाणी और चरण सिंह जी। सरकार पावर सप्लाई कट कर देती हैं न्यूज़पेपर ऑफिस की दिल्ली में सेम रात को, ताकि अगले दिन कोई भी न्यूज़पेपर
ना प्रिंट हो सके और अगली सुबह रेडियो पर अनाउंसमेंट करी जाती है इमरजेंसी लागू होने की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। अगले 2 सालों में जो होता है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। इस समय को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करके बुलाया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है और जो लोग प्रोटेस्ट जारी रखते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इलेक्शन डिले हो जाते हैं और आरएसएस और जमाती इस्लामी जैसी कई ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। कई कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। इनफैक्ट कहीं कांग्रेस के लीडर्स जो इमरजेंसी के खिलाफ बोल रहे थे उन्हें भी पार्टी की पोजीशन से रिजाइन करवा दिया जाता है और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। एक और भयंकर चीज जो उस समय में देखने को मिलती है वह है नसबंदी, मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसे इनिशिएट किया गया था संजय गांधी जी द्वारा। देश की पॉपुलेशन को कम करने के लिए सरकार द्वारा जबरदस्ती कई लोगों की बड़ी ही अनसेफ तरीके से नसबंदी कर दी जाती है, जिसके कारण कईयों की मौत भी होती है। इसी समय में अल्पसंख्यकों पर भी बहुत अत्याचार होता है क्योंकि वह नसबंदी का पुरजोर विरोध कर रहे थे। इसी दौरान इंदिरा गांधी जी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में कई संशोधन किए जाते हैं, जिसमें से एक संशोधन 39वां संशोधन इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द कर दिया था, लेकिन इस संशोधन के जरिए अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार को छीन लिया जाता है, जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है। कुछ लोगों की राय में देश में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान सारी ट्रेन हमेशा टाइम पर चलती थी, सारे लोग बड़े टाइम पर काम करते थे और सारे बिजनेसेस बड़ी एफिशिएंटली चलते थे। 21 मार्च 1977 में इमरजेंसी को फाइनली कॉल ऑफ कर दिया जाता है और इलेक्शन बुलाए जाते हैं। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी अपनी सीटें हार जाते हैं और जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है। यह पहली बार है कि कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी की सरकार बनती है भारत में। हालांकि यह सरकार ज़्यादा दिन टिकती नहीं और 1980 में दोबारा से इलेक्शन बुलाए जाते हैं और 1980 में इंदिरा गांधी जी दोबारा से पावर में आ जाती हैं। आशा करता हूं कि सही शब्दों में आप तक इमरजेंसी से जुड़े सभी तथ्य पहुंचा पाया। धन्यवाद। आपका अपना चरण।